Hello everyone, welcome to today's video. जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, हम लगातार ईएमआरएस के सिलेबस को यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन के भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं और अब हमने टॉपिक्स कवर करने शुरू कर दिए हैं डोमेन नॉलेज के। डोमेन नॉलेज में हमने इससे पहले आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी क्या है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आने वाला जो वीडियो है, अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो होगा उसमें हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपका डोमेन नॉलेज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर जो आपका पार्ट 5 है डोमेन नॉलेज। ठीक है, इसमें आपका ये ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें से एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी को हम कर चुके हैं, आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा ए वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर आपकी एनईपी बचेगी यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर पहले मैं वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो आपका ईएमआरएस में लास्ट ईयर आपका केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन दिखा था। तो आपका टीजीटी इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। टीजीटी इंग्लिश में आया था क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पर कहानी जैसी एक केस जैसा बताया गया है, उसको डिस्कस किया गया और उससे रिलेटेड आपसे फिर अगले 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले। तो देखो यहाँ पर ये इंग्लिश का था तो इसमें इसका बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा, तो हम इंग्लिश में ही इसको देखेंगे। Kamal, a student of class 9, is the last admission to the class. Not brightly dressed, shy by nature, he occupies the last bench of the classroom. ठीक है, तो कमल यहाँ पर बताया गया है, स्टूडेंट है क्लास 9 का, लास्ट एडमिशन है उसका और वो बहुत शर्मीला है, लास्ट बेंच पर बैठता है क्लासरूम में। वन ऑफ द टॉपर्स रहा है ये अपने क्लास 8 में, अपने मिडिल स्कूल में, अपने प्रीवियस स्कूल की बात कर रहे हैं। मैथ्स टीचर जो है यहाँ पर मोस्टली क्या करती है, रिमेन्स क्लोज टू द ब्लैक बोर्ड अलूफ फ्रॉम द क्लास। क्या करती है मैथ्स टीचर्स, लगातार बोर्ड पर ही बच्चों को रिटन वर्क करवाती, मतलब दिखाती रहती हैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करके, और क्लास की तरफ इतना ध्यान नहीं देती, अलग ही है बिल्कुल। इन द फर्स्ट मंथली टेस्ट कमल कुड सिक्योर ओनली 50%। तो पहले मंथली टेस्ट में कमल के 50% मार्क्स आते हैं। He was not the only one who did poorly in the subject। और ये भी बताया गया है कि वो अकेला नहीं था जिसने मैथ सब्जेक्ट में पुअर परफॉर्मेंस किया हो, यानी क्लास के अन्य बच्चे भी होंगे जिन्होंने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, अब इस केस को पढ़ने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन्होंने कहा है आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 टू 50, यानी 5 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए, उनको डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पर जो आपकी आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको आंसर्स बताने को मैं कोशिश करूंगी। व्हाई डिड कमल ज्वाइन दिस स्कूल इन क्लास 9? ठीक है, तो यहाँ पर कमल ने क्लास 9 में स्कूल ज्वाइन क्यों किया? हिज प्रीवियस स्कूल वॉज ओनली till class 8. The new school was closer to his home. The new school was known for its good results. Yeah, he wanted to join a good school. देखिए, जब हमें इसके आंसर्स करने हैं ना, हमें किसके बेसिस पे करने हैं, यहाँ से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है केस स्टडी पे जो हमें दिया गया उसी के बेसिस पर। तो केस स्टडी में यहाँ पर दिया गया है कि वो क्लास 8 में जो था टॉपर था अपने मिडिल स्कूल का। मिडिल स्कूल आपका जूनियर हाई स्कूल तक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यानी क्लास 8 तक ही होगा। तो ये वाली बात तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम और ऑप्शंस को देखें कि न्यू स्कूल उसके घर के पास था, ऐसी कोई जानकारी हमें केस स्टडी में नहीं दी गई है। न्यू स्कूल जो है अपने गुड रिजल्ट्स के लिए जाना था, ऐसी भी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती केस स्टडी से। और कोई जो अच्छा स्कूल वो ज्वाइन करना चाहता है, ऐसी भी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन इसके बारे में बताया गया है। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why did he take the last bench in the classroom? ठीक है, अब उसने लास्ट बेंच ही क्यों ली? The teacher made him sit roll number wise। ऐसी भी कोई जानकारी यहाँ केस स्टडी में नहीं दी गई है। He was shy by nature। हाँ बिल्कुल, shy by nature तो इसमें कहा है। Both 4 and 2, 4 में he was new to the class। ये बात भी सच है वैसे कि he was new to the class। और ऑप्शन जो मैंने आपके आंसर की में देखा है वो आपका 3 ही है। यहाँ पर ये दोनों ही बातें जो है मानी गई है। He was new to the class, हालांकि इसका कोई वो रेफरेंस नहीं बन रहा कि अगर कोई बच्चा नया आया है तो वो लास्ट बेंच पर बैठे। ये जानकारी हमें यहाँ से जरूर मिल रही है। हो सकता है कि पहले सबकी सीट फिक्स हो गई हो, तो वो नया आया था क्लास में जाकर, फिर उसको सीट दे दी गई हो। लेकिन शाय बाय नेचर इज कंप्लीटली फिक्स, ये तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो आपका ऑप्शन जो दिया गया था थर्ड दिया गया था यहाँ। नेक्स्ट है, अब
यहाँ पर है क्वेश्चन, व्हाई डिड कमल स्लिप डाउन इन हिज परफॉर्मेंस। तो कमल की जो परफॉर्मेंस है वो स्लिप क्यों हुई है, क्यों उसके मार्क्स कम आए। ही वॉज न्यू टू द स्कूल, भाई न्यू आने से मतलब नहीं है, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा नए स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ही सैट ऑन द लास्ट बेंच, he could not see blackboard clearly, he found the method of teaching uninteresting। अब लास्ट बेंच पे बैठने से कम नंबर आए ऐसा भी जरूरी नहीं है, ब्लैकबोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा था ऐसा कहीं मेंशन है नहीं यहाँ पर। ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्टिंग, ये हो सकता है क्यों, क्योंकि यहाँ टीचिंग मेथड की बात की गई है कि टीचर जो है बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है, अलूफ है, अकेली अलग है, और वो बोर्ड के पास ही ज्यादा रहती हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त भी। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो टीचिंग मेथड हो वो कमल को अनइंटरेस्टिंग लगा हो। तो ये यहाँ पर फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, Why was the maths teacher not very successful? तो यहाँ पर तो उनका टीचिंग मेथड ही बता रहा है कि क्यों सक्सेसफुल नहीं रही होंगी। फिर भी हम ऑप्शंस देखते हैं। She had no interaction with her student, बिल्कुल करेक्ट है, स्टूडेंट्स के साथ तो बातचीत हो ही नहीं रही है यहाँ पर। She was indifferent to whether the students understood her or not, indifferent है कि बच्चे को बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियरली हमको ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं करके दे रखी है इन्होंने। देन हर स्टूडेंट्स वर नॉट डिसिप्लिन, ऐसा भी कहीं नहीं बताया है कि वो बच्चे जो है अनुशासित नहीं है। या शी वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द ब्लैक बोर्ड, हाँ ये तो है कि शी वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द ब्लैक बोर्ड, बट यहाँ पर हम जो बहुत ज्यादा करेक्ट आंसर लेंगे कि वो एक्चुअली अलूफ रहती थी, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा मोस्टली, मतलब हमेशा जो है मोस्टली वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ही ज्यादा रहती थी और क्लास से बिल्कुल दूर दूर यानी इंटरेक्ट नहीं करती थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक रहना ही जो है आपका एकमात्र उसका एक रीजन हो जाए कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा है कि आप ब्लैक बोर्ड पर लगातार पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आप बच्चों की तरफ देख रहे हैं और बच्चों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, बच्चों को बता भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि मैथ्स में ऑब्वियसली आपको बोर्ड पे तो बहुत कुछ लिखना होता है, लेकिन क्या करते हैं टीचर्स यहाँ पर, या तो क्लासरूम के बीच में घूमेंगे या फिर वहां से ही ऑब्जर्व करेंगे, और हमेशा जो खड़े होने का तरीका होता है वो तरीके से होता है कि आप क्लास को भी फेस कर सकें। तो यहाँ पर इसलिए वो वाला ऑप्शन ना करेक्ट होकर, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट ना होकर, यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ज्यादा करेक्ट मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड इन द क्लास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का। इसके बाद इस पर बेस्ड मैंने आपके लिए और भी जो केस स्टडीज हैं एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर रेडी किया अपनी तरफ से, हम उसको चेक करेंगे। हाउ कैन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड इन द क्लास। द टीचर शुड अटेम्प्ट अ क्लोजर बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स, शी शुड प्रिपेयर हर लेसन वेल, द स्टूडेंट सीट्स should be regularly rotated, the students need to take more interest in the subject। देखो स्टूडेंट के ऊपर बात आ जाए ये तो गलत है कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट लेना चाहिए था, स्टूडेंट की गलती आप नहीं बताएंगे। देन स्टूडेंट की सीट रेगुलरली रोटेट होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ लास्ट बेंच की बात जो आ रही है कमल के लिए आ रही है और किसी के लिए थोड़ी आ रही है, और भी बच्चों ने यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस दी है। फिर शी शुड प्रिपेयर हर लेसन वेल, ऐसी भी बात हमें कहीं पे भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है कि टीचर जो है वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आपका ये निकल के आएगा, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ एक क्लोज बॉन्ड बनाना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चंस अब आपके ज्यादा आने वाले हैं। देखिए आपका डोमेन नॉलेज भी जो है ना वो आपका कितने मार्क्स का आने वाला है, टोटल ए और बी पार्ट को मिला ले 30 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 20 मार्क्स का आपका ए वाला पोर्शन है, यानी केस स्टडी भी आपकी कम से कम 10 नंबर की तो आएगी ही आएगी। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरह की केस स्टडी देखने को और मिल सकती है। तो ये हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। केस स्टडी 1 देखेंगे, यहाँ पर देखिए, रीता अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज इंटेलिजेंट बट ऑफन रिमेन साइलेंट इन द क्लास। ठीक है, तो क्लास 8 की स्टूडेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन ज्यादातर चुपचाप रहती है, और शी कंप्लीट्स ऑल हर वर्क ऑन टाइम बट नेवर पार्टिसिपेट्स इन ग्रुप डिस्कशन। अपना काम वगैरह सब पूरा करती है लेकिन समूह चर्चा जब होती है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। टीचर ने ये चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया, रीता हेजिटेट करती है लोगों के सामने बोलने में, और उसे लगता है, क्यों हेजिटेशन क्यों है, बिकॉज शी फियर्स कि उससे गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। टीचर डिसाइडेड टू इन्वॉल्व हर इन क्लासरूम एक्टिविटीज। शिक्षक ने क्या चाहा,
शिक्षक या शिक्षिका उन्होंने सोचा कि हम इसे क्लासरूम एक्टिविटीज में, गतिविधियों में शामिल करते हैं, और उन्होंने उसे रोल असाइन किया ग्रुप लीडर का एक प्रोजेक्ट के दौरान। ग्रेजुअली धीरे धीरे रीता ने बोलना शुरू किया, कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू किया, और वो अपने अन्य क्लासमेट्स को भी हेल्प करने लगी। ठीक है, बस एक फियर ही तो था, नहीं तो अदरवाइज शी वॉज इंटेलिजेंट। तो इसके ऊपर बेस्ड अब हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रीता अवॉइड स्पीकिंग इन क्लास? ठीक है, रीता कक्षा में बोलने से क्यों बचती थी? शी डिडंट लाइक डिस्कशंस, शी फियर्ड मेकिंग मिस्टेक्स, शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, शी डिड नॉट प्रिपेयर द टॉपिक। ठीक है, तो ऐसा हमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है। स्टडीज में वो अच्छी थी, इंटेलिजेंट है, ये बताया गया है, अपना काम पूरा करती थी, उसने डिस्कशन पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं कहीं कहा गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन फियर ऑफ मिस्टेक्स यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, तो आंसर जो है इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलेंगे, What strategy did the teacher use to help रीता? तो रीता की मदद करने के लिए शिक्षिका या शिक्षक ने क्या यहाँ पर रणनीति अपनाई? Gave punishment, ignored her behavior, assigned her leadership responsibility, called her parents। तो साफ साफ बताया गया है, एक्टिविटी के दौरान उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के दौरान उसको ग्रुप लीडर बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, What quality of the teacher is reflected here? तो यहाँ पर शिक्षिका का कौन सा गुण यहाँ झलकता है? स्ट्रिक्टनेस, ऑब्जर्वेशन एंड मोटिवेशन, इनडिफरेंस, पार्शियलिटी। तो यहाँ पर क्या झलक रहा है? ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो हेजिटेट करती है, तो ऑब्जर्वेशन एंड मोटिवेशन, उसे मोटिवेशन दिया कि वो यहाँ पर बातचीत कर सकती है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। फिर है आपका, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग बैरियर डिड रीता है? तो किस प्रकार का यहाँ पर सीखने में बाधा हमें देखने को मिलती है रीता के केस में? कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल। कॉग्निटिव तो हो ही नहीं सकता, इंटेलिजेंट बताया गया है, फिजिकल भी नहीं बताया गया यहाँ पर, एनवायरमेंटल भी यहाँ पर ऐसा कोई हमें जानकारी नहीं मिलती। इमोशनल और सोशल बैरियर है, क्योंकि उसे क्या लग रहा है, वो ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेती, उसे गलती करने की जो है एक भय है, गलती हो जाएगी उससे, तो इमोशनल और सोशल बैरियर है। ठीक है, भावनात्मक और सामाजिक बाधा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का, विच अप्रोच ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड हियर? यहाँ किस प्रकार की शिक्षण पद्धति झलकती है? टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, टेक्स्ट बुक सेंटर, कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पर बच्चे को ध्यान में रखकर उसके अनुसार जो है एनवायरमेंट को क्रिएट किया गया है, चीजें उसके अनुसार बनाई गई हैं, ठीक है, ताकि उसको हेल्प हो सके, तो ये स्टूडेंट सेंटर। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक और केस स्टडी देखते हैं यहाँ पर, केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 हमारी रहेगी, in a class the science teacher demonstrates experiments practically, she encourages students to predict outcomes before performing the experiments, students actively participate and enjoy the process, they record their observations and discuss the reasons for the results, as a result students interest in science increased and their understanding became deeper। तो एक टीचर जो है उन्होंने साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किए, और कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आने से पहले वो बच्चों से भी पूछते अब क्या होगा, बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को वो क्या कर रही हैं, एंकरेज कर रही हैं प्रिडिक्ट करने के लिए रिजल्ट को, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को, अपने ऑब्जर्वेशन को वो यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, और हमें देखने को मिला कि बच्चे जो है साइंस में इंटरेस्ट लेने लगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, गहरी हो गई। अब इसके ऊपर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे गए, which teaching method is being used by the teacher? lecture method, demonstration method, dictation method, memorization method। तो साफ साफ यहाँ पर demonstration method है, जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है प्रदर्शन विधि के द्वारा दिखाया भी जा रहा है। ठीक है, टीचर परफॉर्म कर रही है उस एक्सपेरिमेंट को और बच्चे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, What is the main advantage of this method? इस विधि का मुख्य लाभ क्या है? Students become passive listeners, students develop rote learning, students learn by doing and observing, teacher saves time। तो यहाँ पैसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे एक्टिव हैं, रोट लर्निंग भी नहीं हो रही, यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, ऑब्जर्विंग हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, What type of learning is promoted here? किस प्रकार की यहाँ पर अधिगम को प्रोत्साहित किया गया है? Conceptual and experiential, theoretical, verbal, mechanical। तो यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने सामने, ठीक है, चीजें उनके सामने होते हुए अनुभव कर रहे हैं वो, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। आप जाकर चेक करेंगे एक्सपीरियंशियल बेस्ड पेडागोजी जो हमने वहां पर डिस्कस की थी, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस भी बताया था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस तरीके से होती है, कोल्ब्स का है, आप चेक कीजिए, वहां पर से भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका, Which domain of learning is mainly developed? Affective, cognitive and psychomotor, social and emotional। तो यहाँ पर
क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है तो कॉग्निटिव भी है और अपने सामने होते हुए चीजों को देख रहा है, साइकोमोटर भी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं ना यहाँ पर। What kind of classroom environment is reflected? किस प्रकार का यहाँ कक्षा वातावरण झलकता है? कॉम्पिटेटिव, अथॉरिटेरियन, कोलैबोरेटिव एंड इंक्वायरी बेस्ड, साइलेंट एंड डिसिप्लिन। तो ये कोलैबोरेटिव है क्योंकि बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। ठीक है, एक्टिविटीज में जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उसमें ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो ये कोलैबोरेटिव और इंक्वायरी बेस्ड है। ठीक है, और लास्ट एक और केस स्टडी देख लेते हैं हम, केस स्टडी 3। A teacher noticed that many students in her class were not performing well in mathematics. She conducted a diagnostic test to identify their difficulties and then grouped students according to their weak areas. She gave remedial teaching to each group with different methods and provided additional practice materials. आफ्टर अ फ्यू वीक्स द स्टूडेंट शोड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट। तो टीचर ने क्या किया, उन्हें दिख रहा था कि उनके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जिससे उन्हें क्या पता चली बच्चों को कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। उन्होंने फिर उन बच्चों को ग्रुप किया और उनके वीक एरियाज के अकॉर्डिंग, अगर किसी को एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर दिक्कत थी तो उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, दूसरे टॉपिक में दिक्कत थी तो उन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या दिया, रेमेडियल टीचिंग दी, उपचारात्मक शिक्षण दिया उन्हें, हर ग्रुप को डिफरेंट मेथड से प्रोवाइड किया, उन्हें एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल भी दिया। तो यहाँ पर कुछ वीक्स किए दिस रेमेडियल टीचिंग के बाद बच्चों ने इंप्रूवमेंट दिखाया। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आएंगे। What was the first step taken by the teacher? Conducting a diagnostic test, giving homework, punishing student, changing the syllabus. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, निदानात्मक परीक्षण। किस लिए होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the purpose of diagnostic testing? To promote students, to identify learning difficulties, to prepare report cards, to assign grades. तो यहाँ पर learning difficulties को identify करने के लिए ही क्या किया जाता है, diagnostic test किया जाता है। नेक्स्ट है आपका what does remedial teaching mean? रेमेडियल टीचिंग का अर्थ क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? टीचिंग आफ्टर स्कूल आवर्स, प्रोवाइडिंग हेल्प टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, गिविंग न्यू टॉपिक्स। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, देखिए किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण, जिसका जो मेन आपका फोकस या इंपॉर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज या जहां उन्हें दिक्कत आ रही है उसे दूर किया जाए। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग हेल्प टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, What quality of teacher is shown here? शिक्षिका का कौन सा गुण यहाँ दर्शाया जा रहा है, डिसिप्लिनरी, रिफ्लेक्टिव एंड केयरिंग, रिजिड, इंडिफरेंट। तो ये रिफ्लेक्टिव और केयरिंग है क्योंकि चिंतनशील है, उनको लगा कि उनकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, कुछ बच्चों को क्यों इतनी डिफिकल्टी आ रही है, तो बच्चों के लिए उन्होंने चिंतन किया। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उन्हें पनिश कर रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसको ठीक करने की कोशिश की। तो चिंतनशील और सहानुभूतिपूर्ण है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन डज दिस रिफ्लेक्ट? यह किस प्रकार का मूल्यांकन दर्शाता है, समेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ग्रेडिंग बेस्ड या एनुअल? तो ये फॉर्मेटिव है। देखिए फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक टेस्ट या फॉर्मेटिव टेस्ट जो है आप कब करते हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहां आप सुधार कर सकते हैं। अभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, बीच बीच में आप क्या करते हैं, आपने कुछ पढ़ाया, आपने एक चैप्टर पढ़ाया, 2 चैप्टर पढ़ाया, इसके बाद आपने टेस्ट लिया, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि बच्चों को कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है ताकि हम उसको फिर से ठीक कर सके। समेटिव जब हो जाता है तो उसके बाद सुधार की वहां पर गुंजाइश नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो फाइनल हो गया ना, वहां पर आपने या तो टर्मिनल एग्जाम होगा या फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद वो दोबारा से चीजें रिपीट नहीं की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग दी गई है, तो फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक टाइप का असेसमेंट है ये। ठीक है, तो ये थे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है ये आपके डोमेन नॉलेज को चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड आपकी जो पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, वहां पर क्या विशेष तरह के टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के मैं अगर आप लोगों का यहाँ पर साथ मिला, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया, आपने कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम इस तरह के और वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, वो हमारा डोमेन नॉलेज का जो फर्स्ट वाला पार्ट हमने किया उस पर बेस्ड एमसीक्यू से होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो डोमेन नॉलेज का फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद केवल एनईपी बचेगा। आप जानते हैं एनईपी में से भी आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपसे एनईपी के भी पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप
आपको हमारी ये जो ईएमआरएस की प्रैक्टिस के लिए या उसकी तैयारी के लिए जो वीडियोस लाई जा रही हैं वो अच्छी लग रही हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल सके। जो कंटेंट हम करा रहे हैं इसकी फ्री पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट में पिंड कमेंट में ही दिखाई दे जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।